हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 113 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जो कि हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1950 तक। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो या तो पिछले एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं या जिनको अगले एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी BHIC 113 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है अनऔद्योगीकरण। तो जब हमारा ब्रिटिश पीरियड था, जो मोस्टली इस टाइम का जो इतिहास है वो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है। तो जब हमारा ब्रिटिश पीरियड चालू हुआ तो उसमें जो हमारे यहाँ के भारतीय उद्योग थे उनको जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। पारंपरिक भारतीय उद्योगों का खात्मा उपनिवेशवाद के प्रारंभिक परिणामों में से एक था। तो दोस्तों, हमारे खुद के राष्ट्र के भारत के जो उद्योग थे उनका जो खात्मा कर दिया था, ये यूरोपीय जो उपनिवेशवाद था इसका सबसे प्रारंभिक परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ का स्रोत भारतीय औद्योगिक उत्पादों का भारत में लागत मूल्य तथा इंग्लैंड में विक्रय मूल्य का अंतर था। तो जो ये कंपनियां थी इनका जो लाभ होता था, जो यहाँ से ये खरीदती थी और इंग्लैंड में जो सामान बेचती थी यहाँ से ले आके, तो इनके बीच के जो मूल्य खरीदने और बेचने के मूल्य का अंतर था, ये उनका प्रमुख लाभ था। फिर उन्होंने क्या किया कि इस लाभ को बढ़ाने के लिए जो भारत में चीज़ें खरीदती थी उनको थोड़ा सा सस्ता खरीदना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके, और इंग्लैंड में उनको महंगा तो बिकता ही था, तो इस वजह से उनका लाभ और भी बढ़ गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इंग्लैंड में पूंजी जमाव और एक तकनीकी क्रांति हुई। दोस्तों, जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको हम औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे कारखाने वगैरह लग गए थे। तो उन कारखानों में फिर जो माल बनने लगा था, तो वो माल जो हमारे यहाँ जो बुनकर वगैरह हाथ से दस्तकार थे, कारीगर थे, वो हाथ से बनाते थे, उसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता था। तो उसका जो मुकाबला था वो हमारे यहाँ के जो बुनकर थे वो नहीं कर पाए। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ती गई और जो हमारे यहाँ का औद्योगिकरण था वो सब नष्ट हो गया और लोग उसको शहरों वगैरह कस्बों को छोड़ के गाँव में कृषि की ओर चले गए थे। इस तकनीकी क्रांति ने सबसे पहले यूरोप के बाज़ारों से भारतीय शिल्पकारों को एकदम हटा दिया, ये हमने पढ़ लिया। अंग्रेजी कारखानों में उत्पादन के कारण भारतीय शिल्पकारों के लिए ये संभव नहीं था प्रतियोगिता करना, ये भी हमने देख लिया। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत से सूती वस्त्र आदि का निर्यात धीरे धीरे कम होने लगा और जल्द ही ये बंद हो गया। तो ये कम क्यों होने लगा? क्योंकि जो इंग्लैंड में था वो मशीन से कपड़ा बनने लगा था, तो वहाँ पे हमारे यहाँ का जो कपड़ा था वो थोड़ा महंगा होता था, तो उसकी मांग धीरे धीरे करके कम हो गई और ये लगभग बाद में बंदी हो गई। विदेशी कारखानों ने न सिर्फ भारतीय शिल्पकारों से निर्यात बाजार ही छीना, बल्कि घरेलू बाजारों को भी आयातित औद्योगिक उत्पादों से भर दिया। अब यहाँ से जो कपड़ा था, जो सामान था, वो इंग्लैंड जाना तो बंद हो ही गया। इसके अलावा में जो इंग्लैंड में कारखानों में सामान बनता था, वो सस्ता सामान यहाँ के जो बाजार थे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा। तो इनका जो हमारे भारतीय बुनकर थे या दस्तकार थे, जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, इनका दोनों जगह से मार्केट ख़त्म हो गया और इस तरह से ये लगभग नष्ट ही हो गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। अब इन्होंने कुछ तो इनकी सैन्य ताकत थी, फिर इनका राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण भी था। बंगाल वगैरह में उन्होंने बाजार में अपना एकाधिकार जमा लिया था, फिर इजारेदार ये बन गए थे। फिर ये क्या करते थे, जो शिल्पकार थे उनको एडवांस में पैसे दे देते थे, अग्रिम भुगतान कर देते थे। उसके बाद ये उसका जो माल था वो सस्ते दामों पे और ले लेते थे। जब इनकी मोनोपोली हो गई, तो मोनोपोली होता है एकाधिकार। भारतीय शिल्पकारों के इस अतिरिक्त शोषण ने उनकी आय का स्तर बहुत नीचा करके हस्तशिल्प उद्योगों के प्रबुद्ध अधिकार को ही कमजोर कर दिया। इसने उद्योगों में पूंजी निवेश, उसके तकनीकी विकास के लिए संसाधनों को जोड़ने की संभावना को ही नष्ट कर दिया और इस तरह से जो भारत का उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से चौपट हो गए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
तेभागा आंदोलन। दोस्तों हमने इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बल्कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो उस क्वेश्चन का जो जिस्ट था, जो पूछा गया था, मेन पॉइंट, हमने केवल वही लिखा है। तो ये पूरा क्वेश्चन था कि तेभागा आंदोलन कब और कहाँ विकसित हुआ। तो इस तरह से हम तेभागा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सबसे व्यापक आंदोलन एक हुआ, जिनमें किसान आंदोलन मानते हैं, वो था तेभागा आंदोलन। ये आंदोलन था, ये कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में आंदोलन हुआ था। बंगाल के जो 19 जिले थे वहाँ पे था, और लगभग 60 लाख किसान, जिसमें से बहुत भारी संख्या में मुसलमान भी थे, ये सब इसके सहभागी थे। संघर्ष का सूत्रपात उस बटाईदारी व्यवस्था से हुआ जो बंगाल के अधिकतर हिस्सों में प्रचलित थी और शोषण का आधार बनी हुई थी। तो जो बंगाल के जो मोस्टली हिस्से थे उनमें बटाईदारी प्रथा एक थी, वो प्रचलित थी, जिसमें आधा फसल थी, फसल का जो आधा हिस्सा था वो जिसकी ज़मीन होती थी उसको मिलता था, जो ज़मींदार या साहूकार होता था, और आधा हिस्सा उसको मिलता था जो उस पर अपनी मेहनत मजदूरी करता था। 1940 के दशक की शुरुआत में युद्ध के समय की महंगाई की परिस्थितियों से बटाईदार काफ़ी प्रभावित हुए। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जो सारा सामान था वो अंग्रेज अपने यूरोप में युद्ध में लगा रहे थे, तो यहाँ पे भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से जो बटाईदार वगैरह थे, जो खेती करने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, उनके पास पैसे नहीं रहे। साथ ही इस भयावह अकाल ने इस परिस्थिति को और भी नाजुक बना दिया, और इसमें क्या हो गया कि इसी टाइम पे पड़ गया अकाल, तो ये उनकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ही बिगड़ गई। सितंबर 1946 में बंगाल प्रादेशिक किसान सभा ने काश्तकारों के लिए आधे के बजाय 3/4 हिस्से की मांग करते हुए किसानों को आह्वान किया, तो उन्हें मांग के साथ जुड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अब देखो, सितंबर 1946 में बंगाल की जो प्रादेशिक किसान सभा थी उसने क्या किया कि किसानों के लिए, जब अब तक जो बटाईदार थे जिसमें आधा हिस्सा इनको मिलता था, उसकी जगह पे उन्होंने 3/4 हिस्से की मांग करी। तो जो सारे के सारे किसान थे वो उनके साथ में जुड़ गए। इन्होंने यही बोला कि हम 3/4 हिस्सा अपने पास रखेंगे और एक चौथाई जो हिस्सा है वो जिसकी ज़मीन होगी उसको देंगे। पूरे उत्तरी बंगाल में संघर्ष की लहर दौड़ गई, जिसमें जलपाईगुड़ी है, दीनाजपुर है, रंगपुर की, इनकी भूमिका जो थी ये प्रमुख रही थी। कलकत्ता और नोआखली में सांप्रदायिक दंगों के बावजूद मुस्लिम किसानों ने इसमें सक्रिय भाग लिया। आंदोलन के कई योग्य नेता दिए, किसान महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हुईं। अब दोस्तों इसकी जो मुख्य विशेषता वो क्या थी कि उस टाइम पे जो बंगाल है वहाँ पे कलकत्ता और जो नोआखली का एरिया है वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे उससे पहले हो रहे थे। तो उन दंगों के बावजूद भी जो किसान थे वो इससे जुड़े, और इसमें इसकी प्रमुख विशेषता तो यही थी कि इसमें जो स्त्रियां महिलाएं थीं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इसमें। मार्च 1947 के अंत में जो कलकत्ता था और जो नोआखली वाला इलाका था वहाँ पे दोबारा से जो सांप्रदायिक दंगे थे वो शुरुआत हो गई उनकी। तो इसकी वजह से ये जो तेभागा आंदोलन था ये इसको स्थगित कर दिया गया। इस तरह से इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है बकास्त किसान संघर्ष। तो पहले तो समझते हैं कि बकास्त का अर्थ क्या होता है। ये जो बकास्त है इसका मतलब होता है कि स्वयं का जोता हुआ, जो स्वयं कोई जोतता है तो उसको बोलते हैं बकास्त। तो जो जमींदार थे जिनकी ज़मीन होती थी वो बकास्त भूमि से काश्तकार को बेदखल कर देते थे। अब इसका मतलब ये होता था कि जमींदार थे, उनकी ज़मीन थी, तो उस पे जो खेती करने वाले लोग थे उसकी जो जुताई, उसमें फसल पैदा करते थे, वो थे काश्तकार। तो उनको ये कई बार ये बेदखल कर दिया करते थे। अब सारी ज़मीनें तो जमींदारों की थी, तो इनके पास तो कुछ था नहीं, तो उस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा परेशान बेचारे हो जाते थे। 1946-47 के दौरान बिहार में बकास्त किसान संघर्ष अधिक व्यापक और अधिक व्यग्र था। तो 46-47 के दौरान ये जो बकास्त किसान संघर्ष था ये कहाँ पे हुआ? ये बिहार में हुआ। ये संघर्ष लगभग एक दशक के समय में धीरे धीरे जमींदारों द्वारा प्रबंधित बकास जमीन के मुद्दे पर खड़ा हुआ। ये जो संघर्ष था ये एक दशक, मतलब कि ये 1935 के बाद से ही धीरे धीरे करके इसमें संघर्ष शुरू होना हो गया था चालू, लेकिन इसकी जो परिणति हुई वो 46-47 में हुई। ये मुद्दा उस समय फिर उठ खड़ा हुआ जब कांग्रेस ने बिहार में चुनाव लड़ा और जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने का आश्वासन शुरू किया। जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने बोला हम जमींदारी खत्म करेंगे, तो फिर लोगों में एक चेतना दौड़ गई कि हाँ ठीक, ये सब वो खत्म होना चाहिए और हमें भी थोड़ा जमीन का अधिकार वो मिलना चाहिए। अपनी जमींदारी समाप्त होने की संभावना को देखते हुए जमींदारों ने सोचा कि यदि वे सभी काश्तकारों से बकास जमीन ले लें और उन्हें जिरात में बदल सके तो कम से कम वे अपनी निजी जमीन बचा ले जाएंगे।
अब जब बिहार सरकार ने ऐसा बोला तो जो यहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने सोचा कि जो अभी हमारे यहाँ खेतों में बकास्ट किसान है उनको अभी से हम बेदखल कर दें, नहीं तो जब सरकार बदल जाएगी उसके बाद ये इन खेतों पे जो ये खेती कर रहे हैं उन पे इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। इस तरह से फिर ये संघर्ष उनके बीच में शुरू हो गया। स्वाभाविक रूप से बकास्ट किसानों ने बेदखली के प्रयास का जमकर विरोध किया। उनको बेदखल किया जाएगा तो विरोध करेंगे उनके पास, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था, ज़मीन भी थी नहीं, मजदूरी भी उस टाइम बहुत ऐसा ज़्यादा बहुत थी नहीं, खेती और मजदूरी थे। 1946 की गर्मियों तक मुंगेर, गया और शाहाबाद के जिलों में एक बार संघर्ष फिर से शुरू हो गया। अब जो इनको जो जमींदार थे इनके पास रिकॉर्ड वगैरह थे वो सब फर्जी थे। ये जमींदार जो थे वो लठैतों वगैरह को लेके इन बकास्त जो किसान थे उनको ज़मीन से बेदखल कर देते थे। किसान सभा के नेतृत्व में काश्तकारों ने इसका विरोध करते हुए सत्याग्रह किया और हिंसात्मक टकराव पर आ गए। इस प्रक्रिया में लूट एंड आगजनी की घटनाएं हुई, लोग मारे गए और घायल हुए और शीघ्र ही आंदोलन दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में फैल गया। धीरे धीरे करके लोगों को थोड़े बहुत अधिकार मिले और इस तरह से ये आंदोलन फिर समाप्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। नौसैनिक जिन्होंने देश से बाहर कार्य करते हुए बाहर की दुनिया देखी थी, तौर तरीकों से परिचित थे, अपने अंग्रेज अधिकारियों के नस्लवादी बर्ताव से असंतुष्ट थे। तो जो नौसैनिक थे, जो रॉयल इंडियन नेवी थी, जो शाही भारतीय नौसेना थी, उसमें जहाज़ों पे ये लोग रहा करते थे। तो उन जहाज़ों में बहुत ज़्यादा खाने की व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको बेकार खाना दिया जाता था। इनसे जो नस्लवादी जो बर्ताव था वो किया जाता था। जो अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, उनकी जगह पे इनको जो भारतीय लोग थे इनको कम पैसा दिया जाता था, इनको नीचा समझा जाता था। तो इनके साथ सम्मान का भी व्यवहार नहीं होता था। उन सब चीज़ों को लेके भारतीय नौसेना में 1946-47 में विद्रोह 46 में विद्रोह हो गया। जनसाधारण से सामान्यता अलग रखे जाने के बावजूद भी देश में अशांति और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पे मुकदमा चल रहा था, ये सब चीज़ें वो फिर भी उनको पता थी और वो इससे सजग थे कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। उनके अंदर बढ़ रहा क्रोध भोजन को लेकर निकल पड़ा जो उन्हें दिया जाता था। उनका खराब भोजन था। 18 फरवरी 1946 को मुंबई बंदरगाह में जो हमारा एक HMS IS तलवार था, जो उस टाइम तो हर मजेस्टी शिप होते थे, HMS बोलते थे उनको, उस पर खराब भोजन और नस्लवादी बर्ताव के विरोध में जो नौसैनिक थे वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। अगले दिन क्या था कि जो HMS तलवार के अलावा वो 22 अन्य जहाज थे जो वहाँ पे खड़े थे, वो भी सब शामिल हो गए और फिर ये जो इनका विद्रोह था ये पूरी तरह से पूरे मुंबई में फैल गया। हड़तालियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय समिति का गठन किया और अपनी मांगें तैयार की। तो इनकी मांगें क्या क्या थी? इनकी मांगें थी कि जो आज़ाद हिंद फौज के कैदी हैं उनकी रिहाई हो, इसके अलावा भी जो राजनीतिक कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। हिंद, चीन और जावा से भारतीय जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनको वापस बुलाया जाए, जो वहाँ लड़ने गई थी अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैन्य टुकड़ियां, उनको वापस बुलाया जाए। भोजन की व्यवस्था जो है बेहतर करी जाए और भारतीय और यूरोपीय जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उनको बराबर वेतन दिया जाए और जो भारतीय सेलर्स थे उनके साथ में बर्ताव जो सभ्य तरीके से किया जाए। इनको बहुत बड़ा जन समर्थन प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो बम्बई थी वहाँ पे लोग दुकानदार थे, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें फ्री कर दी कि जिस भी नौसैनिक को जो चाहिए है वो हमारे यहाँ से दुकानों में से अपने आप निकाल के ले जा सकता है। तो इनका जो सहानुभूति बहुत बड़े लेवल पे इनके साथ में हुई थी। हालांकि बाद में ये जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने सैन्य बल से इसको दबा दिया था। उन्होंने जो बम वर्षक विमान थे वहाँ से इन्होंने बम वर्षा वगैरह भी करी थी और ब्रूटल तरीके से इसको इन्होंने दबा दिया विद्रोह को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। तो जो क्रिप्स मिशन था वो आया था मार्च अप्रैल 1942 में। दोस्तों इसका जो लीडर था वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 1942 में भारत में आया था और इसका उद्देश्य था कि जो भारत में जल्द से जल्द जो सुशासी सरकार है उसकी स्थापना करी जाए। इसमें हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी, बल्कि भारत को युद्ध के बाद जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही गई थी। इसमें जो संविधान सभा के निर्माण का प्रावधान था उसमें भारतीय रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व जो राजा थे उनके प्रतिनिधियों द्वारा होना था।
इसमें ये भी स्पष्ट था कि जो नई कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें नियंत्रण पूरी तरह अंग्रेज शासकों के अधीन में रहेगा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें उसका नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? अंग्रेजी शासकों के हाथ में। जो कांग्रेस थी इसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब जो क्रिप्स हालांकि जो क्रिप्स मिशन था इसने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसने ही जो विभाजन की जो रूपरेखा थी वो तैयार करी पाकिस्तान की। इसमें एक धारा थी जिसे कहा जाता था क्या, लोकल ऑप्शन। इसमें क्या था कि ये प्रांतों को ये अधिकार दिया गया था कि अगर भविष्य में अपनी स्थिति वो निर्धारित करने के लिए ब्रिटेन से सीधा समझौता कर सकते हैं। उसके बाद जब भारत का संविधान लिखा जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद भी जो प्रांत हैं वो ब्रिटेन से सीधा समझौता कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ का भारत का संविधान बनेगा उस संविधान को मानने से भी वो इनकार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा खामियां थी, तो भारत में किसी ने इसको स्पेशली कांग्रेस ने पसंद नहीं किया और इसको वापस जाना पड़ा। हालांकि ये मिशन असफल रहा, लेकिन मुस्लिम लीग को एक तरह से इसने प्रोत्साहित किया। प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान ने पाकिस्तान बनने की मांग को वैधानिक रूप प्रदान किया। अब जब इन्होंने बोला था कि हम हर प्रांत को मतलब स्वायत्तता देंगे, वो फ्री रहेगा कि वो भारत की जगह पे ब्रिटेन से भी सीधा संपर्क कर सकता है या वो भारत के इसको संविधान को मानने से भी इनकार कर सकता है। तो इन सब चीज़ों ने क्या, जो पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान की मांग हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा बल दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन था ये मार्च 1946 में भारत में आया था और 1946 के आरंभ में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको लगभग ये समझ में आ गया था कि अब उनके लिए बहुत ज़्यादा दिन उनका राज यहाँ रहने वाला नहीं है और वो अपने आप ही सम्मानजनक ढंग से भारत से लौट जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना और सत्ता हस्तांतरण की संवैधानिक व्यवस्था को खोजना था। जब इन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय लिया तो ऐसा विश्वास किया गया कि फूट डालो और राज करो की अब इनकी नीति जो है वो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इससे पहले ये लोग इसी नीति पे काम करते आ रहे थे। जैसे जब मॉर्लेमेंटो सुधार हुआ था तो इन्होंने जो मुस्लिमों के लिए अलग वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का वो कर दिया था। इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा के फूट डाल के राज करोबारी और एक दूसरे राजाओं को, जो रियासत के राजा थे उनको लड़वा के, इस तरह से ये भारत पे अब तक राज कर रहे थे। कैबिनेट मिशन का ये भी विश्वास था कि पाकिस्तान का अलग अस्तित्व संभव नहीं है। मिशन ने योजना बनाई, उसके अंतर्गत देश की एकता को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात की गई। संविधान के स्वरूप निर्धारण के लिए कार्यकारी दल को 3 भागों में विभाजित किया गया। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को समूह का में रखा गया। फिर पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और सिंध को समूह खा में रखा गया। समूह गा में क्या थे? आसाम और बंगाल। अब जो रक्षा था, विदेशी मामले थे और कम्युनिकेशन या संचार, इसको केंद्र के अधीन में रखा गया था। प्रथम आम चुनाव के बाद कोई प्रांत अपने समूह को छोड़ सकता था और 10 वर्ष के बाद समूह और केंद्रीय संविधान में परिवर्तन की मांग कर सकता था। तो ये वाला जो प्रोविजन था ये क्रिप्स मिशन में भी था और ये जो कैबिनेट मिशन था इसने भी इसको रखा, हालांकि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों अब चलते हैं हम चंपारण सत्याग्रह की तरफ। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इन्होंने पहला जो बड़ा राजनीतिक मंच, जो राजनीतिक काम किया था वो चंपारण सत्याग्रह में ही था। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौट के आए, उसके बाद ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब चंपारण जो जगह थी वो बिहार में थी। यहाँ पे क्या था, लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। अब जो असंतोष था उसका कारण ये था कि जो किसानों पर भूमि का जो अधिकार था वो स्थायी नहीं था। इन्हें बागान मालिकों से ज़मीन के पट्टे लेने होते थे और उन्हें पट्टे जो थे वो बागान मालिक इन्हें इस शर्त पे देते थे कि एक निश्चित भूभाग पर केवल ये नील की खेती करेंगे। अब जिस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी वो 3 कटिया कहलाती थी। तो इसमें क्या होता था कि जो ज़मीन होती थी किसी किसान की या जिसका पट्टा दिया जाता था उसके 3/20 हिस्से में उनको केवल नील की खेती करनी होती थी। अब इस नील की खेती में होता क्या था कि किसानों को, ये तो नकदी फसल थी, अब किसानों को गेहूं चावल अपने परिवार को खाने भर को वो पैदा करना ज़्यादा जरूरी है ना कि नील की खेती। लेकिन उनको इसमें फोर्स किया जाता था कि आपको भले गेहूं ना हो, खाने के लिए अनाज पैदा ना हो, लेकिन आपको उतने जो पर्टिकुलर हिस्सा है उस पर नील की खेती करनी है। तो इस वजह से ये उनमें असंतोष था।
अब जो चंपारण का एक किसान थे राजकुमार शुक्ल ने इनको गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया था। जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी जी आए हुए थे। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझ के उनको वहां पे डिटेन कर दिया गया, हालांकि बाद में जाने दिया गया। गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया। फिर सरकार ने बाद में उनको रिलीज कर दिया। उसके बाद चंपारण एग्रेरियन कमेटी इसका गठन किया था और गांधी जी को भी इस कमेटी का एक सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी ने जब सिफारिश दी तो इन्होंने बोला कि जो 3 कठिया व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए और जो बहुत सारे कर हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। जो बढ़ाए गए लगान जो इन्होंने बढ़ा दिया था, उसकी जो अवैध वसूली किसानों से करी जा रही थी उसका जो 25% जो है वो किसानों को वापस लौटा दिया जाए। अब जो कमेटी की ये सिफारिशें थीं, ये चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1919 के रूप में इनको बाद में पारित कर दिया गया। अगला जो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था ये था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो था वो अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे जो उगने वाली खाद्य फसलें, तंबाकू, रुई वगैरह थी, इनको अहमदाबाद में बाजार आराम से उपलब्ध हो जाता था। अब 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल खराब हो गई। इससे इसी समय जो है मिट्टी का तेल, लोहा, कपड़े, नमक की कीमतों में वृद्धि हुई। अब ये वृद्धि किस लिए हुई कि इस टाइम पे जो चल रहा था वो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत के सारे रिसोर्सेज को ब्रिटेन यूरोप में लड़ाई के लिए लगा रही थी, तो जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। किसानों ने मांग ये करी कि हमारी फसल नहीं हुई है तो उसके कारण उसका लगान माफ किया जाए। अब इनका जो अंग्रेजों का जो कानून था लगान का, उसमें ये था कि अगर जो उपज है वो सामान्य उपज के मुकाबले केवल 25% हो, उसी केस में पूरा लगान माफ किया जा सकता है। हालांकि जब इन्होंने असेसमेंट कराया सरकार ने तो इन्होंने जो आंकड़े दिए उसके हिसाब से ऐसा नहीं था। फिर जब लोग गांधी जी के पास गए तो इन्होंने ये कहा कि जो सरकारी अफसर थे उन्होंने उपज को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा दिया था, बताया था, जिससे कि ऐसा लगे कि 25% से ज़्यादा हुई है उनकी उपज। अब फिर उन्होंने बोला कि नहीं, किसानों के पास ये अधिकार है, उनकी उपज जो है 25% से कम हुई है, अब उनके पास ये अधिकार है कानूनी कि वो अपनी लगान को पूरा माफ किया जाए इनका। फिर गांधी जी ने जो 22 मार्च 1918 में सत्याग्रह का प्रारंभ किया और वो नाडियाड में एक सभा करके किया था इसका प्रारंभ। अब यहाँ पे जो इस खेड़ा सत्याग्रह था इसमें इंदुलाल याग्निक थे, विट्ठल भाई पटेल थे, अनुसुईया साराभाई, इनमें इन सब लोगों ने गांधी जी की मदद करी थी। जो अनुसुईया साराभाई थी, ये जो विक्रम साराभाई थे हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट थे, उनकी ये बहन थी। अधिकांश पट्टाधारियों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया, परंतु सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के द्वारा कुछ गरीब किसानों को लगान देने के लिए बाध्य कर दिया था। सरकार ने आदेश जारी किया कि लगान उन्हीं किसानों से करी जाएगी जो इसको दे सकते हैं, बाकी जो गरीब किसान है उन पे ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। तो जब ये आश्वासन गांधी जी को मिल गया तो गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह था उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में गांधी जी के सामाजिक आधार का विकास हुआ था। जैसे कि गांधी जी 1915 में ही भारत में आए थे तो इस टाइम तक उनका जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ज़्यादा दायरा विस्तृत नहीं था, लेकिन ये जो सत्याग्रह था इससे उनका गुजरात में बहुत ज़्यादा सामाजिक दायरा विस्तृत हो गया। अहमदाबाद सत्याग्रह दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह इसमें गांधी जी ने का जो ये था वो तीसरा अभियान था अहमदाबाद में, जब मिल मालिक और श्रमिकों के मध्य में जो संघर्ष हुआ उसमें। अब हुआ क्या था, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आई। जब प्लेग आया तो लोग गांव छोड़ अपना शहर छोड़ के मिलों में मजदूरी वगैरह छोड़ के गांव की तरफ जाने लग गए। जैसे अभी कोरोना काल में हुआ, जब कोरोना आया तो लोग शहरों से निकल के गांव की तरफ लौट गए। तो जो फैक्ट्रियां थी उनमें मजदूरों की कमी हो गई। अब वहाँ मजदूरों को काम करने के लिए क्या जो मिल मालिक थे उन्होंने एक प्लेग बोनस करके अतिरिक्त पैसा देना शुरू किया, जिससे कि मजदूर उसके लालच में आके वहाँ पे रुक जाएं। और ये सामान्यतः जो प्लेग बोनस था वो बहुत ज़्यादा होता था, लगभग उनकी जो पूरी सैलरी होती थी उसका 75%। तो कुछ लोग इससे रुक भी जाते थे। अब हुआ क्या कि जैसे महामारी समाप्त हो गई तो मिल मालिकों ने ये जो प्लेग बोनस था इसको खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन मजदूरों ने फिर इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि इतना टाइम अभी हो गया है इसको, अब ये जो उतने टाइम से इतनी महंगाई भी बढ़ गई है कि इसको खत्म ना किया जाए, इतनी महंगाई हो गई है। मिल मालिकों ने बोला था कि नहीं, हम इसको खत्म करके
20% की आपकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि कर देंगे, लेकिन जो किसान थे वो 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे। फिर जब ये अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी के साथ में मिल के विचार विमर्श किया, उसके बाद गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने गांधी जी ने बोला कि नहीं, 50% की नहीं, आप 35% की जो बढ़ोतरी है सैलरी में वो कर दो, उस पे मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। श्रमिक और मिल मालिक इस बात पर सहमत हो गए कि पूरी समस्या को एक मध्यस्थता कराने वाले बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसमें 3 प्रतिनिधि मजदूरों और 3 मिल मालिकों को हों प्रतिनिधि। अंग्रेज कलेक्टर था वो इस बोर्ड का अध्यक्ष था। गांधी जी ने इस बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। लेकिन बाद में इससे क्या हुआ, जो मिल मालिक थे वो पीछे हट गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता, इसके बाद भी ये मजदूर ना माने, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद में ये जो बोर्ड फैसला देगा उसको ये मजदूर मान जाएंगे, ऐसा बोल के वो इससे पीछे हट गए थे। अंततः जो था उसमें निर्णय यही रहा कि जो मजदूरों के पक्ष में है, 35% की वृद्धि जो उनकी सैलरी थी उसमें कर दी गई थी। अब हम देखेंगे दोस्तों, गांधी जी की विचारधारा थी उसकी विशेषताएं क्या थी, या गांधी जी की जो विचारधारा थी वो क्या थी। गांधी जी ने जो प्रारंभिक उनका जीवन था उसमें वैष्णव मत था, जैन धर्म था, उसकी परंपराओं से उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उनने भागवत गीता वगैरह से भी काफ़ी प्रेरणा ली थी। गांधी जी की जो विचारधारा थी उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसका था, सत्याग्रह का था। ये तरीका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया था, परंतु 1919 के उपरांत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका महत्वपूर्ण जो है वो पहलू बना बाद में। गांधी जी के अनुसार क्या था, हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग किया जाए, स्वयं कष्ट सहकर इस प्रकार किया जाए कि शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बदला जा सके। ये गांधी जी बोलते थे कि ये हम सत्याग्रह से अब किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं, ऐसा। अहिंसा सत्याग्रह का आधार था। अहिंसा से अभिप्राय किसी के प्रति बुरी भावना रखने का पूर्ण अभाव था। तो दोस्तों, अहिंसा जो थी इसका मतलब यही नहीं था कि केवल किसी को मारना नहीं है, किसी की जान नहीं लेना, जबकि इसका मतलब ये भी था कि किसी किसी दूसरे अन्य प्राणी के लिए अपने मन में द्वेष भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर महत्व दिया कि साधारण व्यक्ति को अपने राजनीतिक राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। इस बात पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था गांधी जी ने। अब गांधी जी की जो विचारधारा थी वो धर्म से भी प्रेरित थी, लेकिन धर्म का मतलब अभी जो हम हिंदू मुस्लिम धर्म देखते हैं इस तरह से नहीं था। इनका एक किसी एक धर्म जो था वो किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय की सैद्धांतिक व्याख्या ना होकर समस्त धर्मों में निहित मूलभूत जो सत्य है वो धर्म को ये गांधी जी मानते थे, उस पे जोर देते थे। गांधी दर्शन एक महत्वपूर्ण पहलू हमें उनकी पुस्तक जो हिंद स्वराज थी जो 1919 में आई थी, लिखी थी उन्होंने, उसमें मिलता है। इसमें उन्होंने इस चीज़ की ओर संकेत किया है कि वास्तविक शत्रु अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व ना होकर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है जो धीरे धीरे भारत को जकड़ती जा रही है। स्वराज और सुशासन को उन्होंने जीवन की एक ऐसी स्थिति माना जो तभी स्थायी रह सकती है जबकि भारतीय अपनी जो परंपरागत सभ्यता है उसका अनुकरण करें और अपनी जो सभ्यता है उसको नष्ट और भ्रष्ट ना होने दें। गांधी जी ने फिर स्वदेशी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, स्वदेशी का प्रचार किया, अपनी बनी हुई जो वस्तुएं थी उनको उपयोग में लाने के लिए उनकी ऐसी बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। उनकी राय में स्वदेशी के द्वारा किसान अपनी गरीबी को हटा सकते थे, अपनी कटाई करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते थे, विदेशी कपड़ों में इस्तेमाल में कमी करके भारत से इंग्लैंड को हो रही धन की निकासी को रोका जा सकता था। तो ये जो थी ये गांधीवादी विचारधारा थी, और यह गांधीवादी विचारधारा की ये विशेषताएं थी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण से क्या मतलब है। जब कृषि भारत में कृषि हो रही थी तो उस टाइम मुख्यतः हमारा जो अनाज था, गेहूं, चावल, गन्ना और दालें वगैरह ये सब चीज़ें उगाई जाती थी, और जो नकदी फसलें थी वो बहुत कम उगाई जाती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार चालू किया तो इनको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था नहीं, गेहूं धान गन्ना में, क्योंकि इसका व्यापार ये लोग करते नहीं थे, इसकी यूरोप वगैरह में बहुत मांग ही नहीं थी। लेकिन जो नकदी फसलें थी जैसे कि नील थी, कपास था, इन सब चीज़ों की बहुत मांग थी यूरोप में, तो ये फोकस करते थे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा नील है, कपास है, चाय है, जूट है, इन सब चीज़ों की खेती करी जाए, कॉफ़ी वगैरह की, जिससे कि इनको वहाँ पे यूरोप में महंगे दामों में यहाँ से सस्ते दामों में खरीद के बेचा जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, खेती को
फिर नकदी फसलों की तरफ शिफ्ट कर दिया। गैर खाद्य फसलों का कुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन दोनों ही बढ़े थे इस टाइम में। ये मुख्यतः मांग में बढ़ोतरी तथा घरेलू बाजार में कीमती बढ़ने के कारण हुआ। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खाद्य फसलें थी उनका तो उत्पादन कम हो रहा था, लेकिन जो गैर खाद्य फसलें थी, जो नकदी फसलें थी, उनका उत्पादन लगातार बढ़ रहा था। अब ये हुआ क्या था इस टाइम की, अब्राहम लिंकन द्वारा काले दासों की मुक्ति और अमेरिका में लगातार गृह युद्ध के कारण 1860 से 1864 के दौरान कपास की विश्व आपूर्ति में गंभीर गिरावट आई। तो अमेरिका से जो कपास वर्ल्ड मार्केट में आ रही थी, वो उसमें गिरावट आई। तो फिर जो भारत से कपास जाने का ये इनके पास गोल्डन चांस था। इसके कारण भारत से निर्यातित कपास के मूल्यों में वृद्धि हुई और भारत में कपास की खेती बढ़ी। अब इसमें उछाल के कारण जो निर्यात के घराने थे, वो थोक व्यापारी थे, इन दलालों और अन्य व्यक्तियों, गांव के महाजन जो कृषक को कपास की खेती के लिए अग्रिम धन भी देता था, गांव के बाकी सभी लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब इस लाभ के साथ ही अन्य व्यावसायिक फसलों जैसे अफीम है, नील है, इसके कारण सारी पूंजी चंद भारतीय व्यापारों के हाथों में सिमट कर रह गई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि कपास के जो इसमें उछाल आया था, इसमें पश्चिम के कृषिगत वस्तुओं तथा कच्चे माल की जरूरतें के आपूर्तिकर्ता का स्थान दे दिया। अब क्या था, अब जो भारत से जो रॉ मटेरियल था उसी का वहां पे जो निर्यात होता था, और वहां से फिर हमारे यहाँ पे उसका फिनिश्ड गुड्स आती थी, जो परिष्कृत चीजें थी वो बन के आती थी। इससे अनौद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। दोस्तों, इसको हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। कृषि उत्पादन के आंकड़े जहाँ गैर खाद्य उत्पादन में वृद्धि दिखाते हैं, वही खाद्यान्न उत्पादन में एकदम इसके विपरीत स्थिति है। अब आंकड़े अगर हम इसके देखें तो 1891 से 1947 के बीच जनसंख्या में प्रतिवर्ष 0.67% की वृद्धि जो थी वो हो रही थी, लेकिन जो कुल खाद्यान्न उत्पादन था इसमें केवल 0.11% की बढ़ी हमें जो बढ़त है वो दिखाई दे रही थी। तो ये सब क्या, जो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था उसका ये नुकसान था। द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीयों पर इसका प्रभाव। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत, इंग्लैंड जो था वो धुरी राष्ट्रों की इनके अपोजिट में लड़ रहा था। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो भारत की जो सेनाएं थी, भारत के जो रिसोर्सेज थे, वो सब यूरोप में युद्ध में लगाए जा रहे थे। तो भारत में फिर वही जो महंगाई थी वो बहुत बढ़ गई, चीज़ों की कमी हो गई। आंतरिक रूप में युद्ध जनित कष्टों के कारण जो आक्रोश था वो बहुत बढ़ गया। इसका मुख्य कारण जो था वो भारतीय उत्पाद का सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेज दिया जाता था यूरोप में। फिर भारतीयों के लिए जो ब्रिटेन से वस्तुएं थी उनके आयात में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, उससे फिर महंगाई बढ़ गई। रक्षा व्यय में जो भारतीयों का था वो योगदान जो था वो ब्रिटेन ने उसको वापस नहीं दिया। ब्रिटेन पर भारत के बढ़ते हुए कर्ज के कारण स्थिति थोड़ी सी और भी गंभीर हो गई। अब जब सरकार ने मूल्य नियंत्रण का जो प्रयास किया तो फिर वस्तुएं बाजार से वस्तुएं गायब हो गई, लोगों ने जमाखोरी वगैरह करना स्टार्ट कर दी। इस तरह से जो आक्रोश था वो बढ़ता ही गया, बड़े पैमाने पर जमाखोरी होने लगी और ये वस्तुएं बाजार में अत्यंत ऊंचे मूल्यों पर फिर से बिकने लगी। अब क्या था, जो मित्र राष्ट्र की सेनाएं थी उनकी निरंतर आवश्यकता पूर्ति के कारण उत्पन्न वस्तुओं की सामान्य दुर्लभता के साथ कृत्रिम असामान्य दुर्लभता भी उत्पन्न हो गई थी। मतलब कि जो चीजें रियल में वहां जा रही थी उनकी तो दुर्लभता थी, इसके अलावा यहाँ पे भारत में ही जमाखोरी स्टार्ट हो गई थी। ये जो कृत्रिम असामान्यता जो दुर्लभता थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब आवश्यक वस्तुएं जनता को मिल नहीं पा रही थी बाजार से। अब जब कभी भी वस्तुएं बाजार में आती थी तो उनकी कीमतें इतनी महंगी होती थी, इनको खरीदना आम आदमी के बस की बात थी नहीं। अब फिर इसी टाइम में क्या हुआ, 1943 के उत्तरार्ध में बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। अब इस अकाल को ऐसा माना जाता था कि ये मानव निर्मित है, या जो अफसरशाही थी उसकी लापरवाही की वजह से ये अकाल पड़ा था। तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 30 लाख लोगों की। तो इसके वजह से अ, हालांकि पूरा भारत जो था वो इस अकाल की चपेट में ही नहीं था, लेकिन इसकी जो स्थिति वो थी वो भी बंगाल से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अब एक दोनों जगह गांव और शहर दोनों इस चीज़ से प्रभावित थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था भारतीयों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना। तो दोस्तों,
1920 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय जो किसान सभाएं थी उनकी स्थापना हो चुकी थी। फिर जो समाजवादी और कम्युनिस्ट थे उन्होंने ऐसा उनको लगा कि ये किसानों की ना केंद्रीय सभा भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना करी थी। इनमें कौन कौन थे? एन जी रंगा थे, स्वामी सहजानंद थे, बंकिम मुखर्जी थे, नरेंद्र देव थे, इंदुलाल याग्निक थे। ये सब इसके प्रमुख नेता थे। इसके जो किसान सभा के उद्देश्य थे ये क्या थे? एक तो आर्थिक शोषण से किसानों की रक्षा होनी चाहिए, राजस्व और लगान को थोड़ा कम किया जाना चाहिए, जमींदारी और तालुकेदारी के रूप में जो भूस्वामित्व था उसकी समाप्ति होनी चाहिए, यानी कि जो जमींदार हैं उनसे जमीन लेके और किसानों में बांट देनी चाहिए। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंधुआ मजदूरी की तरह काम करा रहा है और मिनिमम कि जो जिसके मन में जो आ रहा है वो उतने पैसे दे रहा है। एक मिनिमम लेवल तक होना चाहिए कि इतना पैसा सबको मिलेगा। जो व्यापारिक फसलें थी उन पे उचित दाम मिलना चाहिए। अभी तक जो मोनोपोली इनकी मनमानी चल रही थी वो नहीं होनी चाहिए, जो उचित दाम है वो मिलना चाहिए। अब जो किसान सभा थी वो सभा वगैरह करती थी, प्रदर्शन करती थी, उनमें इन सबको लोगों को बताती, फिर जो सरकार थी उस पर दबाव डालती थी। अब ऑल इंडिया किसान सभा ने जो कांग्रेस से अलग होकर इसमें संघर्ष किया और उन्होंने ऐसा माना कि जो किसानों की मुक्ति है वो इसी संगठन जो ऑल इंडिया किसान सभा है इसी के द्वारा हो सकती है। फिर उन्होंने एक जो नए तरीके का आंदोलन चलाया जिसको हमने पढ़ा था, बर्खास्त आंदोलन था। ये 1937-38 में ये इन्हीं जो ऑल ऑल इंडिया किसान सभा थी इन्होंने ही चलाया। बंगाल में भी किसान सभा थी जो सक्रिय थी। बर्धमान जिले में दामोदर नहर के निर्माण के पश्चात किसानों पर नहर कर लगाया गया था। हालांकि बाद में किसानों ने नहर कर के लिए उसमें कमी कराने के लिए आंदोलन किया था और ये नहर का जो कर था वो कम कर भी लिया गया था। भारत में ट्रेड यूनियनों का विकास कब हुआ? तो जो 1920 का जो दशक था, 1920 के बाद का जो दशक था उसमें जो ट्रेड यूनियन थी उनका विकास हुआ था उस टाइम पीरियड में। ये श्रमिकों को संगठित करते थे और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उससे संबंधित थी। ये श्रमिकों की सभाएं आयोजित करते थे, मालिकों को संबोधित कर या उनकी याचिकाएं लिखते थे और मांग पत्र अपनी जो मांगे होती थी वो उनके सामने रखते थे। अगर जब मालिक उनकी मांगे नहीं मानता था तो उनको ये जो श्रमिक थे वो हड़ताल कर दिया करते थे। अब हड़ताल के दौरान जो ट्रेड यूनियनें थी वो श्रमिकों को सैलरी वगैरह तो जो तनख्वाह वेतन वगैरह वो तो मिलता नहीं था, तो उस टाइम पे ये उनकी सहायता करते थे। अब इन्होंने कई ट्रेड यूनियनें उनको कर्मचारियों की और यूनियनें बनवाई, फिर हड़तालें आयोजित कराईं। अब जैसे 1926 में एन एम जोशी की अध्यक्षता में टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना करी गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। जमशेदजी टाटा ने भारत में जो पहली आधुनिक फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री लगाई थी वहाँ पे 1920 में लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी गई। इसमें जो जब इन्होंने श्रमिकों को बहुत बड़ी संख्या में निकाल दिया तो उनकी टाटा स्टील फैक्ट्री में इन्होंने एक हड़ताल करी थी 1928 में। हालांकि इनकी हड़ताल पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन जो लेबर एसोसिएशन थी उसको जो मिल के मालिक थे उन्होंने एक ट्रेड यूनियन की तरह मान्यता दी थी। इस काल के दौरान अहमदाबाद में मिल मालिकों द्वारा मजदूरी में 20% कटौती किए जाने के विरोध में 64 कपड़ा मिलों में से 56 में हड़ताल हुई थी। तो ये जो हड़तालें थी ये जो ट्रेड यूनियन थी वही इनको बुलाया करती थी, वही डिस्कस किया करते थे कि कब हड़ताल करनी है कब नहीं करनी है, और उसी का दायरा जो था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया करते थे जिससे जो मिल मालिक थे उन पे एक दबाव बनाया जा सके। मद्रास शहर में भी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था ये चल रहा था और 1923 में सिंगरावेलु ने पहला मई दिवस जो था मनाया था जिसको किया मजदूर दिवस के नाम से बोलते हैं। अब मजदूर और किसान पार्टियों की स्थापना 1927 में बम्बई तथा पंजाब में जो मजदूर और किसान पार्टियां वगैरह ये बनी थी। इन पार्टियों ने अखबारों की सहायता से अपने विचारों तथा कार्यक्रम को प्रचार करने की कोशिश करी थी। अब जो मजदूर और किसान पार्टियां ये बनी किस लिए थी? ये बनी थी जो मजदूर थे उनके हितों की बात करने के लिए, जो किसान थे उनके हितों की बात करने के लिए। अब जो बम्बई की एक मजदूर और किसान पार्टी थी इन्होंने क्रांति नामक जो मराठी साप्ताहिक था उसको निकाला। पंजाब की जो थी उसने मेहनत कश नामक एक उर्दू साप्ताहिक निकाला। अब अक्टूबर 1928 में मेरठ में हुई कॉन्फ्रेंस में भी एक किसान और मजदूर पार्टी बनी थी। अब कॉन्फ्रेंस में निम्न मांगे करते हुए इन्होंने कुछ प्रस्ताव वगैरह पारित किए थे। तो ये प्रस्ताव क्या थे? राष्ट्रीय स्वाधीनता होनी चाहिए,
जो राजशाही व्यवस्था है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। मजदूरों के ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को प्रॉपर मान्यता मिलनी चाहिए, जो विधिक मान्यता है वो मिलनी चाहिए। जमींदारी जो प्रथा थी उसका उन्मूलन होना चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए, और जो जमीन है वो किसानों में उसको बांट दिया जाना चाहिए। सॉरी, भूमिहीन किसानों के लिए जो भूमि है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके पास ज़्यादा भूमि है उनसे लेकर के जो भूमिहीन किसान है उनको भूमि दी जानी चाहिए। जो कृषि बैंक हैं उनकी स्थापना होनी चाहिए। जो दिन में अधिकतम काम के जो घंटे हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कोई भी मजदूर है उससे 8 से ज़्यादा घंटे काम नहीं लिया जाएगा। ये सब चीज़ें कानूनन बननी चाहिए। औद्योगिक जो मजदूर है उसके लिए मिनिमम वेतन होना चाहिए, जो मिनिमम वेजेस हैं वो डिसाइड होने चाहिए। अब ऐसे ही दिसंबर 1928 में सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में मजदूर और किसान पार्टियों की एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई थी। तो ये इस तरह से इनका गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के बारे में। तो दोस्तों रोलेट एक्ट क्या था? ये 1917 में भारत सरकार जो थी उसने जस्टिस सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। अब इसमें जो रोलेट एक्ट था इसमें जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनको भारत में किसी ने पसंद नहीं किया है। जैसे इसमें था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, उसकी तलाशी ले सकते थे, और बिना मुकदमा चलाए ही उसको 2 वर्ष तक की जेल में रखा जा सकता था। तो ये इसके ऐसे कई प्रावधान थे जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। रॉलेट एक्ट ने कमेटी ने कानून में कई प्रकार के परिवर्तन किए जाने का सुझाव रखा। अब इनको सुझाव जो थे उनको मानने के लिए इनको 2 विधेयक पारित किए गए थे 6 फरवरी 1919 को। अब इनमें क्या था कि इसके अंतर्गत अगर किसी को इस जो एक्ट था इसके अंतर्गत अगर किसी को जो गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर विशेष न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट के 3 जज जो हैं वो सदस्य होने चाहिए। अब जो मुकदमा यहाँ इन पे चलाया जाएगा उसकी अपील कहीं नहीं कर सकते आप थे, और जो न्यायालय होंगे इनकी कार्यवाही भी खुले तौर पर नहीं होगी। तो ये बहुत बुरी इसकी वो थी नियम, इनको भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस तरह से। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से आईएनए की कमान संभाली। इसकी स्थापना तो रास बिहारी बोस ने ही करी थी, लेकिन बाद में इसकी जो कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने आज़ाद हिंद लीग की स्थापना की जो इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय से संपर्क करने की प्रभारी संस्था थी। बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक महिला रेजिमेंट जो थी आज़ाद हिंद फौज में वो बनाई, और जिसमें लगभग 1000 महिलाएं थीं, वो सैनिकों के रूप में शामिल हुईं। अब दोस्तों ये अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे का एक क्रांतिकारी कदम था। अभी बहुत सारे देशों की सेनाएं अभी भी अपने यहाँ पे महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं करती हैं, जबकि बोस का जो विजन था वो उस टाइम पे आज से लगभग 70-80 साल पहले ये था कि महिलाओं को भी जो है सेना में भागीदारी उनकी भी होनी चाहिए। एक महिला थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये सहगल थी, ये उसकी रेजिमेंट की कमांडर बनी थी। अब इसने क्या किया था, जो जापानी सेना थी उसके साथ में मिलके ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ये वॉर वगैरह लड़े थे। हालांकि इनमें इसमें इनको बाद में सफलता नहीं मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये क्या कहता है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, इसके बाद एक श्वेत पत्र निकाला गया था और उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको तैयार किया गया था। अब इसमें क्या था, 3 प्रमुख प्रस्ताव थे। ये क्या थे? संघ शासन, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय तथा प्रांतीय कार्यपालिका को विशेष अधिकार देने वाले कुछ उपाय ऐसे थे। अब चूंकि ये प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता से बहुत पीछे था, इसमें ऐसा इन्होंने बोला नहीं था कि हम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देंगे, इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस श्वेत पत्र की आलोचना की और उसे अस्वीकार कर दिया। अब इसने इसने क्या करी थी, जो क्या क्या इसके प्रमुख पॉइंट्स थे वो थे कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, मतलब जो प्रांत थे उनको जो केंद्र था उससे थोड़ी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई थी। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको इस एक्ट ने समाप्त कर दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। फिर जो मताधिकार था उसकी जो योग्यता थी वो संपत्ति के आधार पर कर दिया इसने।
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। विदेशी मामलों और प्रतिरक्षा को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। एक्ट ने भारत सरकार के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था की थी। इसमें प्रांतों और रियासतों के साथ संघीय, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की व्यवस्था इसने करी थी। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, अगर आपका ये एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इतना जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये जो बुलेट्स पॉइंट्स में, तो आप इसी तरह से अपने आंसर को इसमें लिख सकते हैं और आपको निश्चित ही काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस, तो ये जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस थी ये 3 हुई थी। लॉर्ड इरविन ने 1929 में इनकी घोषणा करी थी कि लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। उसके जरिए भारतीय राजनीतिक मतों के जो विभिन्न दृष्टिकोण को रखने वाले लोग हैं वो लेबर सरकार मिलके साथ में एक नया संविधान भारत के लिए बनाएंगे। इसके 3 सत्र आयोजित किए गए थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया। उस केवल कांग्रेस की तरफ से दूसरे सत्र में कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। ये गांधी इरविन समझौते के बाद ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। अब जो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो स्थगित कर दिया था और ये तय किया था कि गांधी जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसी बात बनी नहीं और इनको, गांधी जी को फिर वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस और नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो थी, जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसके बहिष्कार के बाद 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, उसमें इन्होंने ये फैसला लिया था कि हम सारी जो पार्टियां होंगी उनकी एक बैठक करेंगे। फिर फरवरी 1928 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, इन सबके प्रतिनिधि वहाँ पे मिले थे। इसको क्या बोला जाता था? सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस। अब जो एम ए अंसारी थे डॉक्टर, वो इस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अध्यक्षता करी थी। मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों ने नेहरू समिति का गठन किया था। इसका गठन किस लिए किया था कि जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था और लॉर्ड बिरकनहेड था, उसको वो चुनौती दे सकें कि उसने बोला था कि अगर भारतीय इतने ही काबिल हैं तो अपने लिए एक संविधान बना के दिखाएं। तो ऐसा संविधान उन्होंने बोला था कि हाँ, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सारी पार्टियां एक मत हों। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो था उसकी वो गठन किया गया था। अब जो अगस्त में इसकी रिपोर्ट आई थी, जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अगस्त में इसकी रिपोर्ट सबमिट करी। अब इसमें संविधान की जो रूपरेखा बनाई गई थी वो 107 अधिराज्यों के संविधान के प्रारूप और पूर्णतः उत्तरदायी शासन के सिद्धांत पर इनकी जो थी वो आधारित थी रिपोर्ट। साइमन कमीशन, दोस्तों साइमन कमीशन क्या था? ये नवंबर 1927 में जो भारत के राज्य सचिव थे, उन लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने एक अंग्रेज थे सर जॉन साइमन, उनकी अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन के गठन की घोषणा करी थी। एक्चुअली दोस्तों होता क्या था, जब हर 10 साल पे ये जो अधिनियम आते थे, एक्ट आते थे, जैसे मॉर्लामेंटो सुधार था 1909 में, उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, वो सुधार था उसके, तो हर इनकी 10 साल में जो वो होती थी, एक समिति बनती थी जो इनकी उसको प्रोग्रेस को ट्रैक करती थी। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसको देखने के लिए, उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। ये था उसका उद्देश्य, प्रांतीय सरकारों के कार्यों की जांच करना, प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और भविष्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में जो प्रगति हुई है उसकी जो रूपरेखा तैयार करना था। अब इसके जो सदस्य थे उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सारे के सारे अंग्रेज थे और ये सभी अंग्रेज ब्रिटिश संसद के भी सदस्य थे। अब इसमें भारत का जो कोई भी दल, जैसे मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, हिंदू महासभा है, लिबरेशन फेडरेशन है, इसको किसी को शामिल नहीं किया गया था। तो इन सब ने मिलकर इसका विरोध किया था। इसी कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था, हालांकि उसे हर बार बहिष्कार का सामना करना पड़ा और इन्होंने काफी बाद में एक रिपोर्ट तैयार करी जो मई 1930 में प्रकाशित हुई। फरवरी 1928 में कांग्रेस ने वही जो साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, इसके बाद में फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय बैठक करी थी, उसकी जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने करी थी और वहां पे इन्होंने संविधान बनाने के लिए एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त करी थी उसका क्या नाम था? नेहरू समिति।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था। 20 अगस्त 1917 को लॉर्ड मॉन्टेगू ने, जो कि भारत के सचिव से, संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। नवंबर 1917 में लॉर्ड मॉन्टेगू भारत में आए। उन्होंने वायसराय जो चेम्सफोर्ड था उस टाइम, उसके और जो केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के अधिकारी थे उनके साथ और भारत के नेताओं के साथ में मिलकर विचार विमर्श किया। फिर उसके आधार पे उन्होंने एक रिपोर्ट जो थी वो प्रकाशित करी। अब अगस्त 1918 में जो रिपोर्ट थी उसके लिए रिपोर्ट आई थी, उस पर विचार करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। और जब उन्होंने इस पे विचार किया तो उन्होंने पाया कि ये जो रिपोर्ट थी वो पर्याप्त नहीं थी, संतोषजनक भी नहीं थी और निराशापूर्ण थी। फिर उन्होंने इसका एक जो भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने। अब जो ये योजना थी इनकी जो सुधार की, उसमें नरम दल के कुछ नेताओं को छोड़कर शेष भारतीय नेताओं ने अपनी आशाओं से इसको बहुत ज्यादा नीचे पाया था। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये एक्चुअली एक जो एक्ट था 1892 का, तो ये केवल संशोधनात्मक एक्ट था। मतलब ये पिछला जो एक्ट था उसके इसके जो ढांचा था वो वही ढांचा था, इसमें उसमें केवल थोड़े बहुत संशोधन किए गए थे। इसमें मुख्यतः दो तरह के परिवर्तन किए गए। एक तो वैधानिक संस्थाओं के संगठन में परिवर्तन, वही जो केंद्रीय क्या बोलते हैं, केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका आकार थोड़ा बढ़ा दिया गया था। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको थोड़े से अधिकार ज़्यादा दे दिए गए थे। उनमें जो भारतीय सदस्य थे उनको थोड़े से एक दो अधिकार बढ़ा दिए गए थे। इसी तरह से झूठ मूठ का थोड़ा बहुत परिवर्तन था और बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन कुछ इसमें हुआ नहीं। इनका थोड़ा सा कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। अब जो जैसे कार्य क्षेत्र में क्या बढ़ाया गया था कि जो वैधानिक प्रस्ताव थे, इसके अलावा जो वार्षिक बजट है उस पर भी अब सदस्यगण केवल बहस कर सकते थे। हालांकि उसमें कुछ अमेंड नहीं कर सकते थे। जो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, अपनी टिप्पणी दे सकते थे। अब लेकिन उसके जो बजट है उस पर डिस्कशन जब चल रहा है तो अगर वो उन्होंने कुछ बोला है सदस्यों ने तो इस बजट में उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगले बजट में हो सकता है उस चीज़ को कंसीडर करें। तो दोस्तों इस चीज़ का वैसे भी कोई मतलब है नहीं। हालांकि उनको प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन एक प्रश्न के फिर अगर उनको उसी प्रश्न के रिलेटिव दूसरा प्रश्न पूछना है तो वो पूरक प्रश्न पूछने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट की आलोचना करी गई थी दोनों कांग्रेस के अधिवेशन 1892 और 93 दोनों में। और इन्होंने बोला था कि हमें प्रत्यक्ष जो चुनाव की प्रणाली है वो लागू करनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं करी थी, तो इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो 18वीं और 19वीं हमारी सदी थी, मेन रूप से जो 19वीं शताब्दी थी उसमें धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो क्या क्या थे और किस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसकी सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है वो बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा इनकी शुरुआत हुई थी। अब राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, जो बाद में जाके ब्रह्म समाज की अग्रगामी बनी। इसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, 1829 में ब्रह्म समाज रख दिया गया था। और इसी इन्होंने स्टार्ट करी, उसके बाद में लगभग पूरे देश में फिर सुधारों की जो भावना थी वो दिखने लग गई थी। जैसे महाराष्ट्र में परमहंस मंडली थी, प्रार्थना समाज था, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य जो इलाके थे उसमें आर्य समाज था और हिंदू समाज के, ये कुछ मुख्य आंदोलन थे। अब केवल हिंदुओं में ही नहीं और जातियों में भी इन सुधारों ने धीरे धीरे करके जड़ें पकड़ी। जैसे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, केरल में नारायण धर्म परिपालन सभा, ये सब थी। मुसलमानों में अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा तथा रहनुमाई मजदेशान सभा। अब ये मुसलमानों, सिखों तथा पारसियों में सुधार की भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। इनमें से हर एक सुधार आंदोलन कुल मिलाकर किसी एक या अन्य प्रांत तक सीमित था। ये जो सारे आंदोलन थे ऐसा नहीं कि ये पैन इंडिया नहीं थे, ये रीजनल थे। किसी एक क्षेत्र में कोई आंदोलन चल रहा है तो किसी दूसरे क्षेत्र में कोई अलग ही आंदोलन चल रहा है। जैसे ब्रह्म समाज थे, आर्य समाज थे, ये इनकी शाखाएं बाकी प्रांतों में थी, लेकिन इनका जो मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था, बंगाल और पंजाब ही था। अब ज्यादातर ये किसी एक धर्म या किसी एक जाति तक ही सीमित रहते थे। इनकी एक और विशेषता ये थी कि ये अलग अलग समय में देश के अलग अलग हिस्सों में उभरे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ ही पूरे देश में सामाजिक समाज सुधार आंदोलन
की शुरुआत हो गई, हर जगह चल रहा है, ये अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जो होते रहते थे। अब हालांकि इन सब के बावजूद इनके जो उद्देश्य थे और इनका जो मूल एसेंस था वो काफी समान था कि जो उस टाइम की जनता है उसको जागरूक किया जाए, धीरे धीरे करके जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उनका विकास किया जाए, जो धर्म वगैरह में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाए। अब इस शताब्दी के जो सुधार आंदोलन थे वो केवल धार्मिक ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। जैसे बंगाल के राजा राम मोहन राय थे, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जिनको लोक हितवादी बोला जाता था, आंध्र के वीरेश लिंगम थे। इन सुधारकों ने धार्मिक सुधारों की वकालत राजनीतिक फायदों और सामाजिक सुखों के लिए की थी। तो इस टाइम पीरियड में जो 19वीं शताब्दी थी तो जो ये एक ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण का काल था, और इसी जो राजा राम मोहन राय थे इनको आधुनिक जो भारत है उसका दूत कहा जाता है, उसका अग्रदूत कहा जाता है, या पुनर्जागरण करता इनको कहा जाता है। अ, चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तर्कवाद। तो तर्कवाद क्या था कि जो भी चीज एक ये जो विकसित हुआ था कि जो हमारा मध्यकालीन भारत था वो कई ज्यादा अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुरीतियां, आडंबर, इन सब चीजों में हमारा समाज जो था वो जकड़ा हुआ समाज था, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया था, मतलब ठहरा हुआ समाज हो गया था। तो उस चीज को उस ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए तर्कवाद का जो उदय हुआ था। तो इसमें 19वीं शताब्दी के सुधारों के दौरान बुद्धिवादी आलोचकों ने सामाजिक धार्मिक यथार्थ की आलोचना की। अब जो शुरुआती ब्रह्म सुधारकों और यंग बंगाल के जो सदस्य थे उन्होंने सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक विवेकपूर्ण रवैया अपनाया, मतलब केवल जो अपना तर्कपूर्ण जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो लॉजिकल माइंड है उसका उन्होंने वो किया था। विश्वास को विवेक से बदलने का प्रयास किया गया और सामाजिक धार्मिक परंपराओं व उनकी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उनको आंका गया कि ऐसे नहीं कोई चीज हो रही है तो उसको करते हुए आ रहे हैं। कोई अगर कोई रूढ़िवादी सोच है तो उसको कैसे करके हम अपनी उपयोगिता है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। बुद्धिवादी परिप्रेक्ष्य से ब्रह्म समाज में वेदों की अमोघता का खंडन हुआ। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित आंदोलन ने इस्लाम की शिक्षाओं को नए युग की जरूरतों व आवश्यकता के अनुरूप ढालने पर इन्होंने जोर दिया। उनका जो तर्क मुख्यतः भी ये थे कि समाज में होने वाले जो प्रभाव प्रत्यक्ष हैं उन पे इनके तर्क आधारित थे। उन्होंने बोला कि धर्म ग्रंथों पर निर्भर होने की बजाय बाल विवाह वगैरह का इनका विरोध करने के लिए उन्होंने डॉक्टरी राय का हवाला दिया। दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था मार्च 1930 से 1931 के बीच में हुआ। तो गांधी जी ने ये तय किया था, जब उनका 11 सूत्री कार्यक्रम जब फेल हो गया था तो उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा स्वतंत्रता की शपथ ली जाएगी। इसी तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होना था, इसलिए इसे क्या किया गया था, स्वतंत्रता दिवस की रूप में इसको घोषित किया गया था। अब उन्होंने किया गया था कि जो उनके 11 सूत्र उन्होंने प्रशासनिक सुधार के लिए पेश करे गए थे और उन्होंने बोला था कि यदि लॉर्ड इरविन इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो फिर ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत नहीं होगी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने जो 11 सूत्रीय इनका जो कार्यक्रम था उसको माना नहीं। उसके बाद गांधी जी को मजबूरन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो इसके लिए नकारात्मक थी। अब गांधी जी ने निर्णय लिया कि 12 मार्च 1930 को जो कुछ अनुयायी हैं उनके साथ में साबरमती आश्रम से निकल के वो दांडी तक की समुद्र यात्रा, जो समुद्र तट है वहां तक की यात्रा करेंगे और वहां पे जाके वो नमक बनाएंगे और नमक बना करके नमक कानून है उसको तोड़ेंगे। इस तरह से हर जगह कानून का उल्लंघन हुआ। विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ना चाहिए उन्होंने बोला। फिर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई कर अदा ना करे, लोग सरकार को कर देना बंद कर दें। जो शराब की दुकानें हैं उनके आगे धरना दिया जाए। जो नशीली चीज़ें हैं उनकी जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए।
अब इसमें जो निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे, पुलिस अधिकारी वगैरह थे, इनका जो सामाजिक बहिष्कार से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे वगैरह भी दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो अपूर्व विशिष्टता थी वो औरतों की व्यापक हिस्सेदारी थी। अब इसमें देखना ये था कि जहाँ 1931 में कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, जो छात्राएं थीं, वो अध्यापकों के संरक्षण में जा रही थीं, वहीं जो कुछ सामाजिक रूप से कहीं अधिक संकीर्ण पेशों, व्यापार में किसान परिवार की जो औरतें थीं, वो दुकानों का घेराव कर रही थीं और लाठियों का सामना कर रही थीं और साथ-साथ में जेल जा रही थीं। तो ये जो चीज़ थी ये अ, एक देखने वाली थी कि जो हमारा पढ़ा-लिखा समाज था, वो तो स्कूलों में जो महिलाएँ हैं वो अपने जो टीचर्स हैं उनके संरक्षण में चल रही हैं, लेकिन जो हमारी गरीब तबके की जो महिलाएँ थीं उन्होंने इस आंदोलन में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी गिरफ्तारी भी करवाई। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1921 से लेके 1922 तक चला था। इसके शुरू में ही जो 1921 की जो शुरुआत थी उसी में इसका जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। जनवरी से मार्च 1921 तक इसका प्रमुख चरण था। इसमें विद्यालय थे, कॉलेज थे, कानूनी अदालतें थीं, इनका बहिष्कार और चरखे का प्रयोग। छात्रों में व्यापक अशांति थी तथा वकीलों जैसे सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने वकालत को वकालत से त्याग पत्र दे दिया। अब इनका जो दूसरा चरण था इस आंदोलन का, उसका लक्ष्य ये था कि जो तिलक स्वराज कोष था उसमें अगस्त 1920 तक 1 करोड़ रुपए एकत्र करना और 30 जून तक 20 लाख चरखे लगाना था। तो दोस्तों इस टाइम तक जो तिलक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके नाम पे तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी गई थी। अब जो तीसरा चरण था वो जुलाई से शुरू हो रहा था, तो इसमें जो बातों पे जोर दिया गया था वो थी विदेशी जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो। जो 1921 में ब्रिटिश राज सिंहासन के जो उत्तराधिकारी हैं प्रिंस ऑफ वेल्स है उनकी यात्रा है, उसका बहिष्कार करो। चरखे तथा खादी को लोकप्रिय बनाओ तथा कांग्रेस स्वयं सेवकों द्वारा जेल भरो आंदोलन। तो दोस्तों चरखे और खादी को इसलिए प्रमोट किया गया था कि चरखा चला के अपने जो खेतों में जो हमारे जो कपास वगैरह होती थी उससे अपने घर पे ही ऊन जो अ, कपड़ा बनाया जाए, उस कपड़े को खुद ही पहना जाए, जिससे कि हमारी जो ब्रिटेन पे जो फिनिश गुड्स पे जो निर्भरता बढ़ती जा रही थी उसको कम किया जा सके, हमारा जो पैसा है वो बाहर ना जाए और जो हमारा जो भारतीयों का पैसा है वो भारतीय बुनकर जो दस्तकार कारीगर हैं उन्हीं के हाथों में रहे, जिससे उनका जो जीवन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इस आंदोलन के शुरू के दौर में नेतृत्व मध्यम वर्ग से आया था, लेकिन बाद में जो मध्यम वर्ग था वो गांधी जी पे थोड़ी उसको गांधी जी को लेके संकेत रहता था। आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन मिला, क्योंकि इससे क्या था कि इनका फायदा हो रहा था, जो कपड़ा उद्योग था, अगर विदेशी कपड़ा बंद हो जाएगा तो भारतीय व्यापारी हैं उन्हीं का कपड़ा उपयोग में लाया जाएगा। विद्यार्थियों तथा महिलाओं की प्रतिक्रिया बहुत प्रभावशाली थी इसमें। जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, फिर जो उन्होंने एडमिशन लिया जो राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे उनमें। औरतें भी सामने आईं, पर्दा करना छोड़ दिया, अपने जो गहने वगैरह थे वो तिलक फंड में दे दिए। बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुई, जो विदेशी कपड़ा है और शराब की बेचने वाली दुकानें हैं उनके आगे उन्होंने धरने दिए और जिसको पिकेटिंग बोलते थे वो पिकेटिंग करी इन्होंने। इस आंदोलन के विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें किसानों तथा मजदूरों का शामिल होना था। इस तो जो इसका जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा व्यापक था और किसान और मजदूर वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल था। अब गांधी जी ने बाद में जो 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसके बाद में जो अपना असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी नायकर और आत्मसम्मान आंदोलन। तो आमतौर पर जो नायकर थे उनको पेरियार के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कम उम्र में ही जाति पवित्रता पवित्रता के जो नियम थे उनका विरोध किया और जो अंतर्जातीय भोज वगैरह थे उसमें ये शुरू से ही शामिल होते थे। अब ये गांधीवादी थे, तो इस वजह से इन्होंने केरल में जो वैकोम सत्याग्रह हुआ था इसके ये नायक थे और इन्होंने उसमें हरिजनों का जोर शोर से साथ दिया था। पेरियार ने पुराण विद्या त्याग दी। उन्हें ये विश्वास था कि पुराण विद्या एक भ्रष्ट प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मनु धर्मशास्त्र और रामायण को जला दिया जाए। पेरियार ने धर्म और समाज में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता पर प्रहार किया। इन्होंने जो
समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो पंडितों ने, जो ब्राह्मणों ने फैला रखी थी, तो उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन पे बहुत ज़्यादा सवाल किए। जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे, उनकी तरह ही इन्होंने भी जाति प्रथा की आलोचना करी। इन्होंने क्या माना कि जो जाति की जो मौलिक समानता है और जो गरिमा है वो सबकी एक समान है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। इस तरह से इन्होंने, इनकी जो सोच थी वो थी, और इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया कि सभी जातियां हैं वो बराबर हैं, कोई हरिजन नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सभी को सारे अधिकार हैं, और आदमी जो है वो अपने कर्म के हिसाब से ऊंचा नीचा है, ना कि किसी जाति या किसी धर्म के हिसाब से। कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद। तो दोस्तों, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने करी थी इसकी स्थापना, तो इसमें बहुत सारे विवाद सामने आए थे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो इसमें मुख्यतः तीन विवाद हैं जिनको आज भी कंसीडर किया जाता है, जिसमें है एक तो है सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत। इस ये जो सिद्धांत है या ये जो विवाद है, इसके हिसाब से इसको मानने वाले ये मानते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी वो एओ ह्यूम ने जो ब्रिटिश सरकार थी उसी का पक्ष लेने के लिए करी थी, जिससे कि जो भारतीय जनता में जो आक्रोश बढ़ रहा है उसके आक्रोश को दबाने के लिए एक ऐसा दल या एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो कि भारतीयों की हो, जिस पे लोग विश्वास कर सकें, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे लोगों की हो और जो अंग्रेजों को भी आराम से विश्वास कर सके। अब इनके हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक सुनियोजित ब्रिटिश चाल से हुआ, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षित भारतीयों के बीच पैदा हुए असंतोष को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से निकास मिल सके और इस तरह ब्रिटिश राज के खतरे को टाला जा सके। तो दोस्तों, इसका दूसरा है जो विवाद है वो ये है कि भारतीय विशिष्ट वर्ग की प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षाएं। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके हिसाब से क्या था कि जो कांग्रेस की स्थापना केवल उन लोगों ने करी थी जो भारत का जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा वर्ग था, जिनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी जो कुछ खुद की ही ऐसी वो थी, जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनकी, तो उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, या अपनी खुद को प्रमोट करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दल की स्थापना करी थी। अब इसमें कई इतिहासकार हैं, जिसको में खासकर जो कैम्ब्रिज के विद्वान हैं उन्होंने ये कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ मायनों में राष्ट्रीय नहीं थी, बल्कि ये स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और ये उनके आर्थिक हितों और संकीर्ण विवादों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में कार्य करता था। तो इसके हिसाब से लोग यही मानते थे कि ये जो कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए इसकी स्थापना करी है। दोस्तों, इसका हमारा तीसरा विवाद है अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता। इसमें हम ये मानते हैं कि हमें उस टाइम पे हमारे पूरे भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो जिसका जो अ, अ, प्रसार हो वो पूरे भारत में पूरे लेवल पे हो। कुछ ऐसी प्रांतीय सभाएं वगैरह जरूर थी, लेकिन उनका पूरे भारत में जो प्रसार था वो नहीं था। जैसे कि 19वीं सदी के जो धर्म सुधार आंदोलन वगैरह कहीं चल रहे थे, बहुत सारी सभाएं थी, प्रार्थना सभा थी, आत्मीय सभा थी, महाजन सभा थी, इन सब का ये क्षेत्रीय सभाएं थी, पैन इंडिया की ऐसी कोई सभा नहीं थी। तो व्यापक संदर्भ में देखने पर प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विदेशी शासन की लंबी अवधि के परिणामस्वरूप पैदा हुए विद्यमान राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ही प्रतिक्रिया थी। 1880 के दशक के दौरान एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार काफी हद तक रंग रूप ले चुका था। दरअसल 1885 के जो अंतिम 10 दिनों में करीब 5 सम्मेलनों का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया गया था। इसमें मद्रास महाजन सभा थी, जिसका 22 से 24 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। इंडियन एसोसिएशन था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका कलकत्ता में हुआ था। फिर 1886 में जो इंडियन एसोसिएशन था, इसका जो विलय है वो कांग्रेस में हो गया। और इसी टाइम में जबलपुर में यूरोशियन लोगों द्वारा प्रयाग सेंट्रल हिंदू समाज द्वारा इलाहाबाद में दो भिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो इस तरह के ये इसके तीन विवाद थे जो महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन। तो जो गदर आंदोलन था, ये हमारा मुख्यतः अमेरिका में जो पश्चिमी तट है वहाँ पे कुछ पंजाब से लोग जा जाके बस गए थे, उन्होंने ही इसको चलाया था।
गदर क्रांतिकारियों में अधिकतर वे पंजाबी प्रवासी थे जो 1904 के बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर बस गए। ये जो थे स्थानीय लोगों के विद्वेषपूर्ण रवैये थे, जिसमें गोरे मजदूरों की यूनियन वगैरह शामिल थीं। इसमें जो अ, लोग थे, इनके साथ में जो अभद्रता करी जाती थी, इन सब से ये लोग बहुत परेशान थे। अब इन सब ने इनको ये एहसास दिला दिया कि यदि इन्हें अपने विरुद्ध नस्लवादी भेदभाव को मुकाबला करना है तो इन्हें स्वयं को संगठित करना होगा। लगातार राजनीतिक संघर्ष है, राष्ट्रीय चेतना और भाईचारे की भावना के फलस्वरूप इस समुदाय ने एक केंद्रीय संगठन एवं नेता की इनको आवश्यकता लगी, तो उस नेता के रूप में इनको मिल गए फिर लाला हरदयाल। ये जो 1911 में राजनीतिक प्रवासी के रूप में अमेरिका में गए थे। 1913 में इन्होंने हिंदी एसोसिएशन की स्थापना से इनकी शुरुआत की थी और बाद में इसी संगठन का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया गया था। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें बाबा सोहन सिंह भाकना इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे और जो लाला हरदयाल थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी तथा पंडित काशीराम मरोली इसके कोषाध्यक्ष थे, जो गदर पार्टी थी उसके। अब इसमें फैसला किया गया था कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से एक मुख्यालय की स्थापना की जाएगी और गदर नामक एक साप्ताहिक अखबार निकाला जाएगा जो जिसको फ्री में बांटा जाएगा। फिर ब्रिटिश शासन को केवल हथियारबंद विद्रोह द्वारा ही उखाड़ फेंका जा सकता है, ये लोग ऐसा मानते थे। और ऐसा करने के लिए इनको ऐसा आवश्यक लगा कि जो बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं ये भारत में जाएं और ये जो संदेश है ये जनता तथा हिंदुस्तानी फौज के सिपाहियों तक ये पहुंचाया जाए। तो इस तरह से जो गदर पार्टी थी उसकी अपनी जो कार्य प्रणाली थी वो इस तरह की थी। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है भगत सिंह और एच एस आर ए दोस्तों क्या है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। तो इसके जो भगत सिंह थे जो वो इसी के सदस्य थे। भगत सिंह गदर के प्रमुख वीर, गदर पार्टी थी उसके जो प्रमुख वीर थे एक करतार सिंह सराभा, इनसे ये भगत सिंह जो अत्यधिक प्रभावित थे। इनके भगत सिंह के जो पिता थे वो एक कांग्रेसी थे और जो चाचा अजीत सिंह थे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने समाजवाद है, सोवियत संघ है, विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो साहित्य था उसका विस्तृत अध्ययन किया था। उन्होंने और सुखदेव ने युवा विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मंडलों का संगठन किया और ये इसके जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसके जो नेता थे वो आपस में राजनीतिक विचार विमर्श बहुत किया करते थे। अन्य नेता थे जैसे विजय सिन्हा है, यशपाल हैं, शिव वर्मा है, भगवती चरण बोरा हैं, इनकी भी अध्ययन में काफ़ी रुचि थी। और चंद्रशेखर आज़ाद हालांकि अंग्रेजी कम जानते थे लेकिन राजनीतिक वाद विवादों में पूरी तरह वो भाग लेते थे और विचारों के क्षेत्र में हुए पूरे परिवर्तन की वो जानकारी रखते थे। अब 1929 में जब भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो उस टाइम तक ये भी विश्वास करने लगे थे कि जो पूर्णतः जनता पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन है उससे ही भारत का और मानव जाति का कल्याण है या किया जा सकता है। दासता से मुक्ति लोकप्रिय आंदोलन के माध्यम से ही मिल सकती है। इन्होंने युवाओं, किसानों और मजदूरों के बीच राजनीतिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना में विशेष रुचि ली थी। वे इसके संस्थापक सचिव थे जो भगत सिंह जी थे वो। भगत सिंह और सुखदेव ने विद्यार्थियों के बीच खुल्लम खुल्ला राजनीतिक कार्यों को करने के लिए लाहौर विद्यार्थी परिषद का गठन किया था। इन दोनों लोगों ने, भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति के अर्थ और कार्य क्षेत्र को भी पुनः परिभाषित किया। क्रांति केवल जुझारूपन या हिंसा का ही नाम नहीं था, इसका पहला उद्देश्य राष्ट्र की मुक्ति था और उसके बाद एक नए समाजवादी समाज का निर्माण था। तो दोस्तों ये क्रांति इनके जो विचारों में थी वो इस तरह की क्रांति नहीं थी कि केवल हिंसा करके किसी को मार दिया जाए या मारपीट जो हिंसात्मक कार्रवाई करके उस पर कब्जा कर लिया जाए या छीन लिया जाए, बल्कि पहले राष्ट्र की मुक्ति हो उसके बाद उसका नए जो समाज हो वो समाजवादी टाइप का होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा गोविंदराव फुले। तो गोविंदराव ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ था वो 1827 में पुणे में हुआ था। इनका जो माली परिवार में जन्म हुआ था और इनके जो पिताजी थे या इनका जो खानदान था जो वो फूलों की खेती करता था, तो इसी से इनका जो सरनेम था वो फुले पड़ गया था। अब इनका जो जन्म था वो शूद्र परिवार में हुआ था, इसलिए वे जो अति शूद्र और ज़्यादा वो थे, जैसे महार थे, मांग थे, इन सब की जो समस्याएं थे वो आसानी से समझ सकते थे।
संपूर्ण संस्कृति और परंपरा को फुले ने तर्क, बुद्धिता और समानता की भावना की दृष्टि से परखा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण था वो बहुत ज़्यादा सुधारवादी था। ये चाहते थे कि इन सब क्षेत्रों में थोड़े सुधार होने चाहिए। जो ज्योतिबा फुले थे वो जाति व्यवस्था को मानव समानता के खिलाफ मानते थे। जो जाति व्यवस्था ही है जो हमें किसी को शूद्र किसी को ब्राह्मण इनमें अंतर कर रही है, ये मानते थे कि ये जो मूलतः मानव जो समानता है उसके खिलाफ जाति व्यवस्था ही है। विद्यमान जाति व्यवस्था शूद्रों विशेषकर अछूतों के लिए कभी ना खत्म होने वाली दास्ताओं को सुरक्षित करती है। अगर जाति व्यवस्था रहेगी तो ये जो मानव समानता है ये कभी अचीव नहीं हो पाएगी। और ये मूर्ति पूजा वगैरह में भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहिताई, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और स्वर्ग की आलोचना करी। फुले ने सब वर्गों की समानता के साथ साथ पुरुष और स्त्रियों के बीच समानता की भी वकालत की। दोस्तों ऐसा हमें प्रमाण मिलता है कि जब फुले जो शादियां कराते थे तो जो दूल्हा होता था या जो वर होता था उससे ये वचन लेते थे कि वो अपनी दुल्हन को शादी के बाद उसको शिक्षा दिलाएगा, उसको आगे पढ़ाएगा, उसके बाद ही वो शादियां कराते थे। राष्ट्र की उनकी संकल्पना स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी। उन्होंने बोला कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, सबको अधिकार समान होने चाहिए। उन्होंने अपने जो विचार थे उनके लिए पत्र पत्रिकाएं, पंफलेट, पुस्तकों के प्रकाशन किया, भाषण लिखे और लेखन का जो प्रयोग था वो मराठी भाषा में किया, क्योंकि मराठी ही वहाँ की, जहाँ महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे वहाँ की जो भाषा थी वो मराठी ही थी। अपने विचारों के प्रचार और परंपरा के दमनकारी पक्ष को उजागर करने के लिए फुले ने मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका संपादित एवं प्रकाशित करी थी। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने जो शूद्रों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बड़े ही मुखर होके लिखा था। उसमें फुले ने ब्रिटिश शासकों से जो दास्ता शूद्रों की थी उसको खत्म करने के लिए ब्रिटिश शासकों से भी सहयोग की अपेक्षा करी थी और थोड़ा बहुत सहयोग उन्हें उसमें मिला भी था। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो हमारा जो 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी थी, ये समाज पूरी तरह से हमारा स्थिर समाज था। यहाँ हमें जो ब्राह्मण वगैरह थे इनका बहुत ज़्यादा आडंबर वगैरह बढ़ गए थे। इन्होंने जो शूद्र जो निचली समझे जाने वाली जातियाँ थी या जो निचले वर्ण के लोग थे, इनको समाज में रहना बड़ा ही मुश्किल कर दिया था। तो फिर इनके खिलाफ में धीरे धीरे करके जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ में आक्रोश लोगों में बढ़ता गया और ये 19वीं सदी आते आते पूरी तरह से फूट गया। तो मद्रास प्रांत में जैसे 3.3% हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन पारंपरिक समाज में उन्हें दूसरी जातियों से ऊंचा समझा जाता था। फिर व्यवसायों और औपनिवेशिक नौकरशाही के अवसरों का ये भरपूर लाभ उठाने में समर्थ थे। फिर गैर ब्राह्मण जो समुदाय थे फिर इनसे ये जलने लगे और इसी तरह से गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। अब तमिलनाडु में जैसे आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था, तो तमिल पुनर्जागरण की वजह से द्रविड़ चेतना विकसित हुई और उसका राजनीतिक प्रदर्शन गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में हुआ था। जो उसके बाद जो वहाँ की जो किताबें थी, जो काव्य थे, शिलापतिगारम है, मणिमेखलाई है, पोथी पतुत्तु है, ये सब का जब अनुवाद हुआ, ये सब इन्होंने एक नई चेतना का उदय किया और जिससे जो वहाँ पे गैर ब्राह्मण आंदोलन थे उनकी शुरुआत हुई। जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन 1916 में मद्रास में गैर ब्राह्मणों के रोष ने राजनीतिक रूप ले लिया और परिणाम स्वरूप दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का गठन हुआ, जिसे जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो इस पार्टी के कौन कौन थे प्रमुख नेता? टी.एन. नायर थे, पी त्यागराज चेट्टी थे और सी नटेश मुदलियार जो थे वो इसके जस्टिस पार्टी के संस्थापक थे। जस्टिस पार्टी का सामाजिक आधार वे गैर ब्राह्मण थे जो प्रमुख जमींदार और शहरी व्यापारी थे, इसलिए इस पार्टी ने उन सामंती और व्यापारिक वर्गों के राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम किया। अब चला था दूसरा आंध्र में आत्मसम्मान आंदोलन। आंध्र में गैर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणेतर उद्यम शुरू किया था, जिसका मतलब होता था गैर ब्राह्मण जातियों का आंदोलन। ये आंदोलन तो जो था मुख्य रूप से जो कम्मा है, रेड्डी, बलीजा है, बेलमा जैसे जो गैर ब्राह्मण समूह थे उनके सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए हुआ था। पर्याप्त जमींदारी
और आर्थिक प्रभुत्व वाले इन कृषक समूहों में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा या पारंपरिक आनुष्ठानिक महत्ता की कमी थी। इसकी वजह से इनकी जो समाज में ऊंची सामाजिक हैसियत का ये दावा नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किए थे। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।